गरीब जनशक्ति पार्टी के तरफ से मीटिंग रखा गया है, इसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? देखिए, दो तीन बातें हैं। हम लोग पार्टी का निर्माण किए। हमारे देश में 4000 प्लस पॉलिटिकल पार्टी है। फिर कहाँ आवश्यकता है पार्टी बनाने की? और गरीब जनशक्ति पार्टी बनाए हम लोग किसी उद्देश्य से। कोई कंपटीटर कब आता है? दो स्थिति में, एक काम कोई दूसरा नहीं कर रहा है या उससे अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा ये पम्पलेट है, इसमें हम लोग लिखे हैं पंचायत सरकार। जो पंचायत सरकार हमारे यहाँ बन भी रहा है, चल भी रहा है, लेकिन इसमें दूसरा लाइन भी लिखा हुआ है कि पंचायत सरकार में सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि दोनों साथ बैठे और सीसीटीवी कैमरा लगा हो कि जनता के जो लोग जाते हैं वो अपनी बात रखें। हमारा किसी गांव में घर है, हमारा मुखिया, हमारा सरपंच हमको पहचानता है, हमको पहचानते हैं। कर्मचारी बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, हम सबसे परिचय उनका नहीं है। वो अटर्नी रखते हैं। आजकल फैशन हो गया है अटर्नी यानी दलाल। तो कर्मचारी दलाल के थ्रू माध्यम से बात करते हैं और लोग का पैसा लेके काम करते हैं। चाहे किसान सलाहकार हो, चाहे भू राजस्व विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे नल जल योजना के विभाग का हो। तो हम लोगों का कहना है कि पंचायत सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड मेंबर, पंचायत समिति और मुखिया, पंच, ये बैठे और उनके नज़दीक ग्राम सेवक, कर्मचारी। तो ऐसा तो प्रावधान अभी तो ऐसा ही प्रावधान है हर पंचायत में। जो कर्मचारी है मुखिया के यहाँ जाके बैठता है, जो हल्का कर्मचारी होते हैं बैठते हैं जाके। मुखिया के घर पर नहीं बैठते। नहीं, हल्का कर्मचारी अपना जो बना हुआ है वहाँ। हल्का में बांधा हुआ नहीं है, हल्का में दलालों के यहाँ बैठता है कर्मचारी, हल्का में पंचायत सरकार में बैठे। और यदि मुखिया जी के यहाँ बैठता है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हो और उसका कनेक्शन डीएम के पास हो, उसकी मॉनिटरिंग हो। वहाँ जो लोग गए उनसे क्या बातचीत हुआ, उनसे पैसे मांगता है, उनको समय नहीं देता है, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारी व्यवस्था सही नहीं है। आप गौर कीजिएगा, बिहार का अधिकांश खाता, खेसरा, रकबा ऑनलाइन में गड़बड़ करा हुआ है। बहुतों बार विधानसभा में इसका प्रश्न उठा। सरकार में वो रहे तो दबा देते हैं, सरकार में वो रहे तो दबा देते हैं। कभी नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, कभी विजय सिन्हा जी के साथ मुख्यमंत्री हैं। जब विजय सिन्हा जी के साथ मुख्यमंत्री हैं तो तेजस्वी को गाली देते हैं, बात कहते हैं, भगा देते हैं, खहेड़ देते हैं, सिपाही से दौड़ा के खिंचवा देते हैं। और जब तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं तो वही गति विजय सिन्हा के साथ करते हैं। तो ये व्यवस्था ठीक कैसे होगा? जब विधानसभा में विपक्ष आवाज उठाता है तो उसको खहेटा जाता है और वही इस मुख्यमंत्री के साथ सरकार में चला जाता है तो उसको दुलार दिया जाता है। जनता का काम कैसे होगा? तो हमारा ये कहना है कि पंचायत सरकार में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी ये सभी बैठे और जनता का काम करें। क्योंकि मुखिया, सरपंच सभी अपने ग्रामीण को जानते हैं, अपने पंचायत के लोगों को पहचानते हैं। वो कर्मचारी से परिचय कराएंगे कि फलना झा है, कि फलना शाह है, ये अमुक व्यक्ति हैं, इनका जमीन वहाँ है। तो सरकार कहती है कि आपका दखल कब्जा में है कि नहीं। हमारे पास कई ऐसा रिपोर्ट है, जिस जमीन में मकान है, जो जमीन रजिस्ट्री कराया, मकान बना लिया, उसका दाखिल खारिज नहीं करता है और लिख देता है कब्जा में नहीं देखा है। अरे जिसका बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको जानकारी का अभाव रहता है, उनको ब्लॉक में इतना न दौड़ाया जाता है कि मजबूरन उनको बाद में पैसे देकर दलालों के थ्रू काम करवाना पड़ता है। देखिए, अब इसमें दो तीन चीज कहेंगे आपको।
पहले गलत काम में लोग पैसा कमाते थे, कर्मचारी पदाधिकारी, अब सही काम को गलत करके अब फिर सही करने के लिए कमाते हैं। सच्चाई नहीं। अब आप यदि रजिस्टर 2 उठाइए और ऑनलाइन का जो रजिस्टर 2 ऐड हुआ है, दोनों तो कर्मचारी या अंचल अधिकारी के पास ही है, तो दोनों का मिलान उनको करना है। हार्ड कॉपी भी उन्हीं के पास है, सॉफ्ट कॉपी उन्हीं के पास है। यदि केवल मिलान कर दिया जाए कि जो रजिस्टर 2 में नाम, रकबा, खाता, खेसरा अंकित है वो ऑनलाइन में चढ़ जाए तो 95% बीमारी खत्म हो जाएगा और लोगों का सुधार हो जाएगा। सरकार की नीति क्या है? आप परिमार्जन में जाइए, नकल निकालिए तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। गलत खाता खेसरा आपका चढ़ाया हुआ है सीओ कर्मचारी, आज नकल निकालने के लिए आपको कहता है, सारा रिकॉर्ड नकल तो सीओ के पास है। अच्छा, ये मुद्दा हटाइए। अभी सामने विधानसभा चुनाव है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ है? उम्मीदवार उतारने का भी है क्या कुछ प्रावधान? देखिए, 2-3 बातें हैं। पार्टियां चुनाव क्यों लड़ती है? हमारे यहाँ के बीच से ही लोग जीत के जाते हैं और सरकार बनते हैं। हमारे आपका पैसा ही सरकार में है, लेकिन उस पैसा का सर्कुलेशन कौन करता है? जो सरकार में बैठता है। तो लोग तो कहते हैं जनता मालिक है जीतने से पहले, और उसके बाद एक चपरासी के पास भी जाइए तो जनता गुलाम है। आप गौर करके होइएगा, आप मीडिया वाले हैं, आप ब्लॉक में जाते हैं, अंचल में जाते हैं, जिला में जाते हैं, जनता की क्या हैसियत है? लंबा लंबा कुर्ता धोती, जमींदार परिवार या गरीब परिवार, यदि वहाँ पहुँचते हैं हुजूर करके उनका चप्पल किया जाता है। डीसीएलआर ऑफिस में तो 5-5 महीना केस का तारीख नहीं मिलता है और कई रिकॉर्ड है। हम कुछ भी बुझवानी बात नहीं कर रहे हैं, सारे एविडेंस मेरे पास है। तो लोगों को लड़ाया जा रहा है, इसी में उलझाया जा रहा है। अब कर्मचारी रिजेक्ट करेगा तो डीसीएलआर रिजेक्ट करेगा एडीएम रिजेक्ट करेगा डीएम रिजेक्ट करेगा आयुक्त। इसमें लगता है कम से कम 5 से 10 साल। तो ये 5 से 10 साल जो आप पैसा कमाते कहीं नौकरी करके, रोजगार करके, तो ब्लॉक और जिला डीसीएलआर एडीएम के यहाँ दौड़ते रहते हैं। यदि जनता को कमाने का मौका मिले तो उससे रेवेन्यू सरकार के पास जाता है। सवाल दूसरा था, विधानसभा चुनाव में हम उस पर जाएंगे। आपका जो सवाल है, विधानसभा चुनाव तो इसी के लिए लड़ना चाहते हैं ना। जी। हमारी पार्टी चाहती है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ें, हम सरकार में जाएं और इस व्यवस्था को सही करें। जो भ्रष्टाचारी हो गया है उसको हटाएं, अच्छे लोगों को लाएं। आज भी अच्छे अफसर हैं, उनका पोस्टिंग नहीं होता। जो 50 लाख करोड़ देता है उसका पोस्टिंग हो जाता है। अब थाना वाइज, अंचल वाइज कहाँ ज़्यादा आमदनी है उस हिसाब से रेट लग के आता है। आप सभी जानते हैं, जनता के लोग भी जानते हैं, नेतागिरी करने वाले लोग भी जानते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। यदि आप सूचना के अधिकार से कुछ निकालते हैं तो होता क्या है कि जो पदाधिकारी बीमारी पैदा किया, जांच उसी को मिल जाता है। आप जिस पर क्लेम किया है वही जांच करता है, वो कैसे जांच सही होगा? तो बहुत सारी बातों को ठीक करना है। अभी पूर्व में हमारे मनन मिश्रा जी भी कहे हैं, के भट्ट जी भी कहे हैं कि सरकार की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए और योग्य व्यक्ति को जाना होगा। ये लोग तो बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री का कुछ बात चला था कि पढ़े लिखे नहीं है। जब चाय बेचते थे स्टेशन पर तो फिर ये पढ़े कहाँ और पढ़े नहीं तो BA पास का सर्टिफिकेट कैसे मिला? कुछ दिन टीवी मीडिया पर भी चला था, लेकिन एक व्यक्ति भारत में नहीं मिला जो आके सामने कहा था कि हम इनका क्लास में पढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि इनसे हम चाय पिए हुए हैं। एक व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि हम इनके साथ चाय बेचते थे, क्योंकि स्टेशन पर तो बहुत से चाय वाला रहता है, किसी न किसी का साथी होते। हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोग जब चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो अपने साथियों के साथ कहते हैं कि मेरा क्लासमेट है, ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे जूनियर हैं। तो क्या सीनियर जूनियर नहीं मिलते हैं। एक शब्द और हम अमित शाह जी के लिए भी आपको बोल देते हैं
15 लाख का खूब हवा था 14 के चुनाव में, 12-13 से ही प्रचार हो रहा था। 2-3 मुद्दा पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। एक मुद्दा था भ्रष्टाचार मिटा दो, न खाएंगे न खाने देंगे। अब ब्लॉक में अंचल में देखिए हैं कितना लोग खाते हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार तो नहीं ही मिटाए, अपने पार्टी को तरक्की इतना कर लिए कि हर पूरे भारत के जिला में बड़ा बड़ा ऑफिस इनका खुल गया, बड़ा बड़ा जमीन खरीदा गया। जिस पार्टी का व्यवस्था नहीं था तो करते क्या है कि टेंडर किसी को दिए और वो पार्टी में फंडिंग करता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। अब छोटी पार्टियों को तो चंदा भी नहीं मिलता है जो मिलता। तो अमित शाह जी और ये नारा दिए थे नरेंद्र मोदी जी कि हम 15 लाख सब घर में देंगे, काला धन लाए, सबके खाते में काला धन का चर्चा बंद कर दिए। और जब मीडिया बंधु उनसे पूछे कि 15 लाख कहाँ गया, जनता को आप दीजिए, काला धन लाइए, तो क्या कहते हैं, ये मेरा चुनावी जुमला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मेरे देश का गृह मंत्री ये कहता हो टीवी पर बैठ के कि मेरा ये चुनावी जुमला था। जुमला का माने होता है झूठ बोलना। और यहाँ की जनता को हम शाबाशी देते हैं कि वैसे नेता को, झूठ बोलने वाले को, गृह मंत्री को आज भी सपोर्ट करते हैं। तो धन्य है भारत और भारत के लोग। आज़ाद भारत की गुलाम जनता, हम नारा दिए थे 2020 में, आज़ाद भारत है लेकिन जनता गुलाम है। आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, हुजूर को यदि प्रणाम नहीं किए, भले वो किरानी हो, वो आपका काम नहीं करेगा। अरे हमको तो प्रणाम ही नहीं किया। बीच में एक वायरल हुआ था सीओ का, तो बेचारे थे, पढ़े लिखे जेंटिल थे, प्रोफेसर थे, गए प्रणाम नहीं किए सीओ साहब को। तो कहा अरे हमको प्रणाम नहीं किया तो तुम्हारा काम करेंगे। प्रोफेसर साहब को कहा तुम्हारा। तो कहने का मतलब ये आज हमारी स्थिति है, बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं, गरीब जनशक्ति को पार्टी को लड़ाएंगे। और गरीब जनशक्ति पार्टी से कुरहनी में हमारे विधानसभा प्रत्याशी एडवोकेट हैं चंद्रशेखर भाई, और ये लड़ेंगे, विद्वान हैं। आज ये घोषणा करते हैं, वो इसमें फेरबदल नहीं होगा। और पहले भी प्रयास करते रहे हैं, समाज में काम भी करते रहे हैं, और स्वाभाविक है कि वकालत किए हैं तो पढ़े हैं। मोदी जी जैसे मंगनी वाला सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मुफ्त किया जाए, अभी सरकारी स्कूल में तो शिक्षा मुफ्त है। सरकारी स्कूलों में 2-3 बातें हम इसमें कहेंगे। मुफ्त शिक्षा मिलता है, भोजन भी मिलता है, किताबें समय से नहीं मिलता है। विद्यार्थी को देखिए 4-4 महीना लेट किताब मिलता है। हम लोग को याद है कि जब एक दिन का क्लास हमारा छूट गया था, हमारे यही चतुर्भुज स्थान के जसवाल जी टीचर थे एडवांस मैथ के, तो हम डरे दूसरे दिन स्कूल नहीं जाए, बड़ी मारते थे वो खजूर वाला छड़ी से। तो अब तो मास्टर साहब को मारने पर भी प्रतिबंध है, जो नहीं होना चाहिए। मास्टर साहब डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, क्योंकि नहीं पढ़ाना है। सरकार कानून ला दिया कि बच्चा को नहीं मारना है। तो सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं जाते। देखिएगा कि हाजिरी पूर्ता अभी बराबर पेपर में निकला है, स्कूल में टीचर 5 गो, अब विद्यार्थी 2। एक चीज़ देखा जाता है, जनप्रतिनिधि का बेटा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाता पढ़ने, जैसे मुखिया हो गया, विधायक, मंत्री। दिन से आवाज़ उठाते हैं कि सरकारी कर्मी और जनप्रतिनिधि के बच्चे यदि स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में, तो शिक्षक पढ़ाएंगे। क्योंकि मजबूत आदमी का बच्चा गया है, सरकारी कर्मचारी का बच्चा गया है। अपना पटना हाईकोर्ट भी कई बार कमेंट किया है इस पर कि ऐसा यदि होता है तो सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक हो जाएगा, और होना भी चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी का बच्चा, जनप्रतिनिधि का बच्चा जिस दिन स्कूल में जाएगा, सरकारी स्कूल में, उस दिन सरकारी स्कूल का व्यवस्था स्वतः ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में एक धारा है, बाप जो कर रहा है बेटा को भी चाहता है कम से कम उतना करे। तो जो कर्मचारी हैं या जो प्रतिनिधि हैं चाहेंगे कि मेरा बेटा पढ़े और योग्यता हासिल करे, कि कम से कम हमारे इतना पहुँचे, तो वो स्कूल में जाएंगे, आएंगे और उसकी व्यवस्था को ठीक कराएंगे। क्या परिचय हुआ? परिचय मेरा नाम हुआ अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी। चलिए, क्या कुछ मुख्य रहेगा उद्देश्य चुनाव लड़ने का, जो विजन होता है, क्या कुछ रहेगा? सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे सर को, जो उन्होंने इतने बड़े पुरानी विधानसभा के लिए मुझे मनोनीत किया है।
इनको कोटि कोटि प्रणाम। दूसरी बात कि जितने भी राजनेता हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करना नहीं चाहते। ग्राउंड लेवल का मतलब नीचे के सतह पे। ये टोटल का टोटल राजनेता ऊपर के लेवल से काम करते हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगतती है। बिहार में क्या है, दारू का मुद्दा है। दारू आज हर घर में मिलता है और बनता है। तारी पे भी वही हालात है कि तारी पीने वाले को भी फाइन होता है और बेचने वाले को भी फाइन होता है। कुढ़नी में बाहरी या भीतरी का मामला बहुत चल रहा है, बाहरी भगाव का चल रहा है, बहुत सारा नारा, तो उसमें क्या कुछ करिएगा? देखिए, ये तो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। हम लोग को इस विशेष तौर से न कोई भगाने की बात है, न किसी को बुलाने की बात है। जो कुढ़नी के निवासी होंगे, जिनका आवासीय सही होगा, वो कुढ़नी में रहेंगे। और भगाने की जहाँ तक बात है, तो जो लोग अच्छे नहीं होंगे वो खुद स्वतः छोड़ के कुढ़नी को भाग जाएंगे। कुढ़नी में क्या कुछ काम नहीं दिख रहा है अभी तक? क्या कुछ कार्य? सबसे बड़ा चीज़ है कि कुढ़नी में जितने भी अभी तक के विधायक हुए हैं, वो सारे लोग अपर मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। थाना मैनेजमेंट कैसे होगा, सीओ मैनेजमेंट कैसे होगा, विधायक जी का फ़ोन आ गया तो उनका काम प्रायोरिटी बेसिस पर होगा। लेकिन वो लोग ग्रास लेवल पर ये कभी नहीं देखें कि हमारे जो कुढ़नी के जनता है, जो आम सभा बुलाकर उनकी बात को समझा जाए, सुना जाए, पीएससी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वार्ड मेंबर के द्वारा कभी देखा नहीं गया कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो ग्रास लेवल पर काम करना होगा। और जब तक हम नहीं घूमेंगे, जब तक एक जनता से नहीं पूछेंगे कि आपका समस्या क्या है, पीएससी सही समय से खुलता है कि नहीं, डॉक्टर बैठता है कि नहीं, किसी को अगर सांप काट ले तो सही नहीं इलाज होने के कारण वो मर जाता है। लेकिन अगर पीएससी में अगर सही तरह का व्यवस्था हो तो कोई भी व्यक्ति सांप काटने से नहीं मरेगा। एक महिला को प्रसव कराने के लिए लोग दूर दराज लेके जाता है, लेकिन अगर पीएससी में सही व्यवस्था हो तो कभी महिला को कुछ नहीं होगा। दूसरा बात कि सरकार को हर ब्लॉक में एक ब्लड बैंक का व्यवस्था करना चाहिए। इन सब चीज़ों में ग्रास लेवल पर काम नहीं हुआ तो विकास कहाँ से होगा? क्योंकि लोग ऊपर के ऊपर में विकास के लिए खोजते हैं, ग्रास लेवल पर कभी नहीं खोजते। अगर इसको पंचायत लेवल पर हर मॉनिटरिंग करने के लिए एक बॉक्स बना दिया जाए, जिसमें लोग अपना शिकायत दर्ज करा के उस बॉक्स में डालें और उसका देख रेख में सही तरीके से शिकायत को अगर दूर कर दिया जाए तो विकास तो अपने आप होगा। देखा जाता है कि बहुत सारी पार्टियां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेच देती है। आपसे भी करोड़ों रुपया लिया गया है क्या? कट कर अरे बोलने दीजिए ना, बोलिए। देखिए, जहाँ तक सर का है, सर तो हर चीज़ में अपने पॉकेट से ही पैसा खर्च करते हैं और गरीबों का मसीहा है। जो लोग इनके पास चला आता है, चाहे वो छोटा लेवल का बात हो या बड़ा लेवल का बात हो, सर अपने पैसे से पटना तक और दिल्ली तक जाकर उनकी मदद करते हैं। चाहे वो ज़मीन विवाद का मसला हो या कोई झगड़े का मसला हो या थाना का मैनेजमेंट हो, वो सर अपने पैसे से उसकी मदद भी करते हैं और अपने पैसे के आधार पर उसको सहयोग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी बेटियां की शादी नहीं हो रही है, पैसे की वजह से सर ने उनको अपने फंड से पैसा दे के शादी करवाया है। ये सर का है और सर मुझसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिए हैं और ना ही उम्मीद रखते हैं कि सर का इस तरह का कहीं कोई बात सामने आता है। इसलिए पार्टी का तो हम नहीं जानते हैं कि कौन कितनी पार्टी पैसा लेती है। सुनने में आता है कि बहुत सारी पार्टी है जो पैसा लेके टिकट देती है, लेकिन सर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। कुढ़नी की जनता से क्या कुछ अपील रहेगा आपका? गरीब जनशक्ति पार्टी के तरफ से क्या कुछ अपील रहेगा? सर का जो भी मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के ग्राउंड पे काम होगा। अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि स्वास्थ्य को और शिक्षा को और ये दारू का मुद्दा जो है, सबसे पहले इसको सही तरीके से बायोमेट्रिक स्टाइल में इसको लाया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति को दारू पीने का अगर आदत है, या चाहे वो रीजन जो भी हो, तो उसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होगा जिसमें आदमी अपने आधार कार्ड पर एक 250 ग्राम का बोतल लेके जाएगा और एक दिन का उसका खुराक उसको दिया जाएगा, जिसमें सरकार को रेवेन्यू भी आएगी और किसी प्रकार का कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगा। आज हर घर में दारू बिकता है और हर घर में दारू पहुंचता है। सरकार तो बना दी कि हाँ
दारू पूरे तरह से बिहार में बंद है, लेकिन जितना दारू बिकता नहीं था उससे ज़्यादा आज के डेट में ब्लैकमेलिंग में दारू आता है और बिकता है। इसका गवाह थाना और आबकारी विभाग के लोग भी हैं। परिचय दीजिए। मैं मुजफ्फरपुर में सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, चंद्रशेखर कुमार नाम हुआ। मैं नया टोला में मेरा जन्म स्थल है और सर के साथ मैं पिछले 10-15 साल से वर्क कर रहा हूँ। सर ने इस बार मुझे कुरन्नी के लिए मौका